हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम क्लास नाइन्थ का कोर्स बी सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो कोर्स बी जो हमारा सिलेबस है ना, इसमें भी हमारे पास दो बुक चलती हैं। पहली बुक है आपकी स्पर्श भाग एक और दूसरी है संचयन भाग एक। तो स्पर्श भाग एक में कंप्लीट करा चुकी हूँ और अब हम आ चुके हैं संचयन भाग एक में। और संचयन भाग एक का भी फर्स्ट चैप्टर हमने गिल्लू कंप्लीट कर लिया है। उसे हमने अच्छे से समझ लिया। समराइज रूप में हमने देखा था कि क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई वो सभी मैंने आपको बताई। आज हम अपनी संचयन बुक का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय कौन सा है, ज़रा ध्यान से देखिए। चैप्टर है स्मृति और लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। तो श्री राम शर्मा जी की बचपन की कुछ याद है जो उन्होंने हमारे सामने संस्मरण के रूप में रखी है। किस तरीके से उनके बड़े भाई द्वारा दिया गया कार्य जिनसे गलती हो जाती है और उसको सुधारने के चक्कर में वो अपनी जान से खेल जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो इसको शुरू करें उससे पहले हम लेखक का परिचय यानी कि श्री राम शर्मा जी का परिचय देखेंगे, जीवन परिचय, उनकी कुछ कृतियाँ यानी कि रचनाएं देखेंगे, उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर हम पाठ का सार देखेंगे। देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसे थोड़ा सा हमने छोटा करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर अप किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले लेखक परिचय। श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में अध्यापन कार्य में निपुणता प्राप्त की यानी कि एज अ टीचर उन्होंने काफ़ी महारत रखी। इसके पश्चात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और साहित्य सेवा को समर्पित कर दिया। यानी कि शुरू में तो इन्होंने अध्यापन कार्य किया यानी कि एज अ टीचर वर्क किया, लेकिन उसके बाद का जीवन इन्होंने अपने राष्ट्र के नाम यानी कि अपने देश के नाम और साहित्य के नाम कर दिया। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के द्वारा हिंदी की अग्रणी लेखक के रूप में भी विराजमान है। तो इन्होंने शिकार साहित्य जो लिखा शिकार संबंधी, उसके लिए ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकों को शिकार साहित्य कहा गया क्योंकि इन्होंने जंगल में शिकार, इन सभी से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं। इनके साथ ही इन्होंने विशाल भारत के संपादक पद पर कार्यरत रहते हुए विशेष ख्याति भी प्राप्त की। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक के तौर पर भी ये कार्यरत रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो देखिए कौन सी हैं। शिकार संबंधी पुस्तकें जो लिखी जिसमें है शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव। दूसरा है डायरी, इन्होंने लिखी सेवाग्राम की डायरी। फिर है संस्मरण, सन 42 के संस्मरण। वर्ष 1967 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 1967 में इनका निधन हो गया। अब आते हैं हम पाठ की रूपरेखा पर। क्या दिया गया है देखिए। स्मृति बाल्यावस्था की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो पाठकों को बरबस ही अपने बचपन की स्मृतियों तक पहुंचाकर उनमें रोमांच पैदा कर देती है। अब क्या होते हैं, बच्चे थोड़े से निडर होते हैं, हर काम को कर गुजरने का एक जज्बा होता है। तो यहाँ पर जब हम ये पाठ पढ़ेंगे ना, आपको ये जज्बा लेखक के अंदर स्वतः ही दिखाई देगा कि बचपन में वो कितने ज़्यादा जो है हिम्मती थे। इस पाठ में लेखक ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बच्चों की जिज्ञासा एवं उनका क्रियाकलाप उन्हें किन जोखिमों तक पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक घटना का सजीव चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है। तो एक ऐसा चित्रण हमारे सामने वो करने जा रहे हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि वो अपने बचपन में कितनी निडरता के साथ जो है उन्होंने अपने बड़े भाई द्वारा किया गया कार्य जो उन्हीं की गलती से बिगड़ता है और उसे वो करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस पाठ के पूरे सार की तरफ में। तो क्या दिया गया है यहाँ पर पाठ के सार में, बड़े भाई द्वारा लेखक को बुलाना और चिट्ठियाँ देना। अब देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि ये लेखक के ही बचपन की बात कही गई है। ठीक है, तो अब बड़े भाई जो हैं उनसे बड़े भाई हैं। पहले समझिएगा, लेखक तीन भाई हैं। बड़ा भाई है, खुद लेखक हैं मंझले भाई, और एक छोटा भाई है, ये तीन है। ठीक है, लेखक जब 11 वर्ष का था तभी उनके साथ ये घटना घटी थी। तो मतलब अब सोच लीजिए कि छोटे से थे 11 साल के और तब उनके साथ ये घटना घटी थी। तब कड़ाके की सर्दी का समय था, यानी कि अब हम मान लीजिए कि ठंड था, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम होगा। और शाम के 3:30 या 4 बजे के आसपास लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। अब क्या था,
बच्चे तो खेलते हैं, इसी तरीके से खेलते हैं, तो वो भी खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ में और बेर खा रहे थे। तभी एक आदमी ने आवाज लगाते हुए कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। कि उसने बोला कि लेखक से कि तुम्हारे भाई तुमको बुला रहे हैं। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। उस पर गलती यह कि शाम के 4 बजे तक भी वह घर पर नहीं था। अब चूंकि जब उस आदमी ने बुलाया कि भाई बड़े भाई बुला रहे हैं, तो उसको बड़ा डर लगा कि यानी कि अब कुछ तो बात है। और दूसरी गलती ये थी कि शाम के 4 बज गए थे और वो अभी तक बाहर खेल रहे थे। लेखक को इसी बात का डर था कि कहीं बड़े भाई उसकी पिटाई ना कर दे। भाई बुलाया है यानी कि गुस्से में है, अब पिटाई होगी। पर घर पहुंचते ही जब भाई साहब ने पत्रों को पकड़ा कर यह कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ ताकि शाम की डाक से ये चिट्ठियां निकल जाएं, तब लेखक की जान में जान आई। अब लेखक डरते डरते घर पहुंचे कि भाई बड़े भाई ने बुलाया है, कि लगता है अब तो पिटाई हुई, शाम के 4 बजे तक हम खेल रहे थे। अब घर पहुंचे, जैसे ही घर पहुंचे बड़े भाई ने कुछ चिट्ठियां जो है इनके हाथ में पकड़ा दी कि जाओ इसे बगल के गांव मक्खनपुर में के डाक खाने में डालाओ ताकि जब शाम की डाक निकले तो ये चिट्ठियां निकल जाएं। तब लेखक की जान में जान आई कि अरे बाप रे, चलो शुक्र है कि हमको हमारी पिटाई नहीं पड़ रही थी, काम के लिए बुलाया गया था। लेखक का डाक खाने जाना और रास्ते में शरारतें। अब निकल दिए भाई वो घर डाक खाना जाने के लिए। अब डाक खाना जा तो रहे हैं, लेकिन भाई शरारतों से बाज कहाँ आने वाले, बचपना है, शरारतें तो होंगी। वही हुआ, शरारतें करते हुए लेखक और उनका छोटा भाई अपना अपना डंडा धोती में भुनाने के लिए थोड़े चने और चिट्ठियाँ को लेकर चल पड़े। अब चूंकि क्या था, रास्ता थोड़ा सा एक गांव से दूसरा गांव है जाना है, तो उसके लिए क्या हुआ कि इनको माँ ने रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दे दिए। इन लोगों ने हाथ में डंडा लिया, धोती बांधी और चल दिए। दोनों भाई तेजी से चलने लगे क्योंकि मक्खनपुर जल्दी पहुंचना था। उछलते कूदते हुए गांव के उस कुएं के पास पहुंच गए जिससे एक काला सांप गिर गया था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। बच्चे चूंकि स्वभाव से ही नटखट होते हैं, इसलिए मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की पूरी टोली केवल जिज्ञासावश उस कुएं में पत्थर फेंकती ताकि उनकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़े सके। इसी जिज्ञासावश एक दिन जब लेखक ने पहला ढेला पत्थर यानी फेंका तो उसमें से एक सांप की फुफकार जैसी आवाज आने लगी। झांक कर देखा तो उसमें काला सांप गिरा नजर आया। तब से प्रतिदिन सांप को क्रोधपूर्ण फुसकार सुनने के लिए ही बच्चे उसमें ढेला फेंका करते थे। अब चूंकि क्या था, लेखक हमारे दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। जिस गांव में इनका स्कूल था वो था मक्खनपुर। अब अपने गांव से डेली मक्खनपुर जाना और वहां से आना, दोनों समय आते जाते हुए एक कुआं पड़ता था। वो कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था और काफ़ी गहरा था। 24 हाथ मतलब गहरा है, काफ़ी गहरा कुआं था और चौड़ा भी था। तो उस कुएं में एक सांप गिर पड़ा था, काला सांप। अब किसी तरह गिर गया होगा। अब बच्चे चूंकि शरारती होते हैं, तो पहले जब सांप नहीं गिरा था ना, तो ये बच्चे उस सूखे कुएं में सिर्फ पत्थर फेंकते थे और जब पत्थर फेंके तो उसकी इको साउंड आए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अब एक दिन जो है, जब हमारे लेखक ने पत्थर फेंका ऐसे स्कूल से आते हुए, तो उन्होंने सांप की फुफकार सुनी। झांक के देखा तो उसके अंदर सांप था। अब डेली बच्चे यही करने लगे, उस सांप की फुफकार सुनने के लिए डेली पत्थर फेंकते और उस सांप को परेशान करते। ये बच्चों का डेली स्कूल जाते और आते समय का एक रूटीन बन गया था कि उस कुएं में पत्थर फेंकना और सांप की फुफकार को सुनना। ठीक है, अब ये डेली की शरारत थी। अब चूंकि आज जब ये चिट्ठियां लेकर जा रहे थे तो फिर रास्ते में वही कुआं पड़ना था। तब देखिए क्या हुआ, चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरना। अब उस दिन भी यही हुआ। इस बात को याद करते हुए लेखक की दोबारा इच्छा हुई कि वह आज भी एक ढेला डालता हुआ चले और उसने वैसा ही किया। अब जैसे रूटीन की आदत, भाई आते जाते समय स्कूल में डेली पत्थर फेंकना और कुएं से फुफकार की आवाज़ सुनना। तो आज भी उन्होंने सोचा कि चलो भाई यही काम करते हैं और उन्होंने वैसा ही किया। कैसा कि चलो आज भी फेंकते हैं और फुफकार सुनते हैं। पर जैसे ही झांक कर और अपनी टोपी उठाकर कुएं में ढेला फेंका, वैसे ही उनकी टोपी के नीचे रखी सारी चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिरती चली गईं और वह उन्हें विस्मित बेबस नजरों से देखता रहा। अब क्या था, इन्होंने टोपी पहनी हुई थी, अब झांकोगे तो टोपी नीचे गिरेगी। अब उन टोपी के नीचे थी चिट्ठियां जो इनको करनी थी पोस्ट।
तो अब उन्होंने कहा कि भाई ढेला फेंकना है, हम झांकेंगे ऐसे तो टोपी गिर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नीचे झुके और टोपी ऐसी हटाई, और जैसे ही टोपी हटाई उसके नीचे रखी सारी चिट्ठियां कुएं में चक्कर काटते हुए नीचे गिर गई। अब कुछ कर नहीं सकते थे, लेखक उनको बस देख रहे थे। नीचे कुएं में ठहरा काला सांप और वहीं पर गिर गई थी सारी चिट्ठियां। उसको कुछ समझ ना आया कि वह क्या करे। अब चूंकि हाथ पैर फूल गए, लेखक के भी और छोटे भाई की, कि भाई बड़े भाई की चिट्ठियां गिर गई कुएं में, और बड़े भाई तो भैया से सभी डरते थे। एक और भाई की डांट और पिटाई थी तो दूसरी ओर जिम्मेदारी का बोझ था। ठीक है, उसने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। अब लेखक ने निर्णय लिया कि नहीं, सांप चाहे कुएं में हो चाहे ना हो, अब हमें नीचे जाना है और चिट्ठियां लेकर आना है। और जैसे तैसे सभी धोतियों की रस्सी की तरह बांध कर कुएं में उतरे। अब देखिए क्या था, एक एक धोती इन लोगों ने पहनी हुई थी और एक एक धोती इन लोगों ने कमर में बांध रखी थी। ऐसे सारी धोतियां खोली गई, 4 धोतियां हुई, उनको रस्सी की तरह आपस में एक एक करके बांध लिया गया। ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ के तने से एक छोर बांधा गया और दूसरे छोर को पकड़कर लेखक उतर गए कुएं में। सांप से सामना और लेखक की सफलता। अब क्या हुआ, कुएं के बीचों बीच लटके लेखक ने सांप को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखा। अब चूंकि अंदर सांप था, सांप तो ऐसे ही क्रोधित चिढ़ा बैठा था, क्योंकि डेली उसको परेशान किया जाता था। इतने दिन बाद कोई वो इंसान देख रहा था, बेचारा वहां नीचे फंसा। तो अब वो सांप इनको देखे, ये सांप को देखें। अब ये सांप को एक प्रतिद्वंदी की तरह देख रहे थे, यानी कंपटीशन की तरह। फिर उनका ध्यान बटाने के लिए कभी पैर से मिट्टी गिराई तो कभी डंडे को दूसरी ओर फटकारा। अब क्या था देखिए ध्यान से, अब चूंकि जहां सांप बैठा था वहीं उसी के आसपास तीनों चिट्ठियां गिरी थी। अब इनको उठानी थी, तो इन्होंने क्या किया, सांप का ध्यान भटकाया। तो सांप का ध्यान भटकाने के लिए कुएं की तरफ पैर मारते, वहां से थोड़ी मिट्टी गिराते कि उसका ध्यान बटेगा, वो उधर जाएगा तो मैं इधर चिट्ठी उठा लूंगी। और हाथ में इनके डंडा भी था, तो डंडे से थोड़ी मिट्टी गिराते, कभी डंडे से आवाज करते, तो उसका ध्यान बटा रहे थे। मिट्टी गिराई, कभी डंडे को दूसरी ओर फटकारा तो कभी डंडा सांप की पूंछ पर ही पड़ गया। फटकारते फटकारते उन्होंने उसकी पूंछ पे मार दिया। इसी दौरान लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। अब चूंकि उसकी पूंछ पे पड़ा तो लेखक घबरा गए कि अरे उसकी पूंछ पे पड़ गया, और मारे डर के उनके हाथ से वो डंडा छूट गया। उनकी चीख निकल पड़ी। भाई एक ही तो उनके साथ सहारा था, उनका डंडा, वो भी उनसे छूट गया, जिससे छोटे भाई को लगा कि वह सांप द्वारा डस लिया गया है। अब चूंकि हाथ से डंडा छूटा तो वो चिल्लाए, तो ऊपर जो छोटा भाई खड़ा था, जो पहले से ही डरा हुआ था, वो भाई की चीख सुन के ये समझ गया कि सांप ने भाई को डस लिया है। परंतु अंत में लेखक जैसे तैसे सांप को चकमा देकर चिट्ठियां निकालने में सफल हुए। फिर इन्होंने क्या किया, सांप की पूंछ में मारा तो सांप दूसरी तरफ आया, तो उधर जो चिट्ठी पड़ी थी वो उठाई, वो उन्होंने रखी। फिर दूसरी तरफ उन्होंने फिर भटकाया, उधर से चिट्ठी उठाई, और इस तरीके से उनकी जो चिट्ठियां थी उन्होंने कलेक्ट करके सारी वो वापस ऊपर आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने जान पे खेल कर सांप वाले कुएं से अपनी सारी चिट्ठियां निकाल ली। घटना को ना बताने का निर्णय लेना। अब ये सारी चीजें हुई तो ये भाई इनके साथ घटी तो घटी, छोटा भाई इसका गवाह भी था। तो अब इन लोगों ने निश्चय किया कि ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी। तत्पश्चात लेखक अपने हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़कर बाहर निकले। तो 24 हाथ का कुआं मतलब 36 फुट गहरा कुआं था। ऊपर चढ़कर बाहर आकर यह निर्णय लिया गया कि कुएं वाली घटना किसी को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि भाई वाकई खतरे का काम था। लेखक ने यह बात 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ही अपनी मां को बताई। तो उस समय वो 11 वर्ष के थे जब ये घटना घटी, और जब इन्होंने मैट्रिक पास कर ली उसके बाद 1915 में ये सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ ने उसे प्यार से गोद में एक नन्ही चिड़िया की भांति छुपा लिया। माना कि इतने साल बाद बताई थी बात, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं। उस समय बच्चा मौत के मुंह से लड़कर वो काम करके आया था। तो माँ बहुत डर गई ये सारी बात सुनने के बाद, और उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। इस तरह लेखक द्वारा डंडे से किया गया यह शिकार रोचक होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी था, जो हमेशा के लिए उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया। तो इसीलिए उन्होंने इस संस्मरण का नाम स्मृति रखा,
क्योंकि ये घटना हमेशा के लिए, क्योंकि खतरनाक थी इसलिए हमेशा के लिए उनके स्मृति पटल पर अंकित थी। तो देखा किस तरीके से। तो इसी तरीके से देखिए हम फटाफट अपने सभी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया सनशाइन बुक का। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा फटाफट आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है ताकि हम जल्दी जल्दी वापस मिलते रहें। और जो भी आपके वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे कि आगे आने वाला क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको आने वाले समय में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।